से आप लोग TR4 क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बुक से आप पूरा पढ़कर TR4 क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी कि एक ही बुक से TR3 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक बुक से कम 75% तक प्रश्न पूछा गया था, जो कि मैं आपको आज प्रूफ के साथ बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी आप लोगों का डिमांड था कि सर हमें कुछ शॉर्ट्स बताइए कैसे हम लोग पढ़ें, एक बुक से अगर कवर हो सकता है तो कोई ऐसा बुक हमें बता दीजिए जो कि हम लोग एक बुक को ही पढ़कर एग्ज़ाम निकाल सकें। तो उसी को फ्रेंड्स मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए आज का जो सेशंस होगा मैं बताऊंगा कि TR3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न एक ही बुक से पूछा गया था, वो भी NCERT बेस्ड बुक है। मैं आपको बुक भी बताऊंगा, बुक का नाम भी बताऊंगा और बुक का आपको फ्रंट और बैक दोनों का फ़ोटो आप लोगों को मिल जाएगा ताकि आप अपने से भी घर में ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स यह बुक पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा, क्योंकि इसी बुक से पूरा TR3 में सारा प्रश्न पूछा गया था, वो भी NCERT से रिलेटेड ये भी बुक है। तो फ्रेंड्स बिना देरी का चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए, ये प्रश्न जो पूछा गया था TR3 में प्राइमरी का है। ये अगर आप लोग में से कोई प्राइमरी का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि यह प्रश्न पूछा गया था प्राइमरी में। TR3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था ये प्रश्न भी उसी बुक से पूछा गया है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ब्रिटिश अधिकारी थे ये, तो उन्होंने किया था। तो ऑप्शन में A.O. ह्यूम ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग इसका ऑप्शन ई लगाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये प्रश्न इसी बुक से पूछा गया था। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये बुक NCERT बेस्ड बुक है, ये महेश वर्णवाल की बुक है, जिस बुक से मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आप लोग एक बार और प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न देख लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यही प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये पहला प्रश्न हुआ फ्रेंड्स। इस तरह से काफ़ी प्रश्न है जो कि मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। इससे ये होगा कि आप लोग इधर उधर जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो बुक्स छोड़कर आप ये बुक्स भी पढ़िए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। और मैं इस बुक का पूरा क्लास आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया हूँ। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। जिस किसी के पास यह बुक नहीं लेने का होता है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बुक खरीदने में, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। मैंने इस बुक का सारा चैप्टर चैनल पर करवा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग विजिट करके क्लास कर सकते हैं। और चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये पॉलिटी का प्रश्न है फ्रेंड्स, पॉलिटी का भी इसी बुक से प्रश्न पूछा गया था, तो वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। आप लोग देखिए, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। देख लिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूँ ये NCERT की ही बुक आप लोग पढ़िए। और जो और पब्लिकेशन बहुत सारे मार्केट में है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि वो सब फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। और यह बुक अगर आप खरीदने का आपके पास एफर्ट है तो आप लोग खरीद लीजिए। अगर आप सक्षम है बुक खरीदने में तो यह बुक आप खरीद लीजिए और खुद से घर में पढ़िए। अगर आप बुक नहीं खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैनल पर क्लास करवा रहा हूँ और सारा इस बुक से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया, पॉलिटी कंप्लीट करवा दिया, इसी बुक का चैप्टर वाइज। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग क्लास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बुक खरीदने बोल रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर एक बुक से अगर पढ़ने से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है तो हम लोग 10 बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा।
टीआरई 3 तक सभी प्रश्न इसी बुक से पूछा गया है। अभी तो मैं आपको टीआरई 3 का सिर्फ री एग्ज़ाम का प्रश्न करवा रहा हूँ। मैं कुछ दिन बाद आपको टीआरई 1 का भी बताऊंगा, इसी बुक से प्रश्न पूछा गया था। उसके लिए पहले मुझे इस बुक को पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को मिलाना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं खैर वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी इसी बुक से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये विद्युत बल्ब में किया जाता है। ये 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देखिए, ये प्रश्न भी इसी बुक से है। देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से यह निर्मित होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। आप लोग देखिए प्रश्न, आप प्रश्न को पहले देख के समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए फिर, इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स, ये बुक आप लोग अवश्य खरीद लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक है ये, महेश वर्णवाल सार संग्रह वन लाइनर की आती है। कोई भी बुक स्टोर पर अगर आप जाइएगा, आप वहाँ पर बोलिए कि मुझे महेश वर्णवाल के एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक्स हमें आप दे दीजिए, तो आपको कोई भी बुक स्टोर वाले दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसी बुक को पढ़ सकते हैं घर पर लेकर। मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स, जो बुक इधर उधर से परचेस करके पढ़ाई कर रहे हैं, यह बुक आप ले लीजिए और मेरे कहने से आप यह बुक पढ़िए। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप बुक नहीं भी खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस चैनल पर यह बुक का क्लास अभी तक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया हूँ, और भी बाकी जितने भी चैप्टर होंगे सभी मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। धीरे धीरे मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी आप लोगों को फिर से इसमें पढ़ा दूंगा, तो वो भी न्यू एडिशन बुक से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात से। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाऊँगा, और एनसीईआरटी क्लास ही चला, हमारे चैनल पर कुछ भी फालतू नहीं चल रहा है। सारा एनसीईआरटी ही मैं क्लास करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी आधारित क्लास करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम में भी आपको एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का एक पैटर्न बन चुका है फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यह प्रश्न भी इसी बुक से, यह पीआरटी का प्रश्न है। यह प्राइमरी का जो एग्ज़ाम दिए होंगे 1 to 5 का टीआरई 3 री एग्ज़ाम, उसमें यह प्रश्न को पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा पटना। यह प्रश्न भी इसी बुक से, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, बहावी आंदोलन, सैयद अहमद बरेलवी, देखिए पटना है मुख्य केंद्र। देख सकते हैं आप लोग, ये प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल स्टूडेंट का मन में एक भ्रांति हो चुका है कि कोई भी यूट्यूब में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप लोग को लगता है कि वो अपना व्यू और लाइक्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करता। बस आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, सही से आप लोग पढ़िए। ये भी मैं नहीं कहता आप हमारे चैनल से पढ़िए। जिस किसी को इच्छा है हमारे चैनल से पढ़ने का, आप हमसे पढ़िए। अगर आपको खुद से लगता है कि हम पढ़ सकते हैं तो आप लोग खुद से भी बुक लेके पढ़ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता मन में, तो मैं आपको क्यों बोलता ये बुक आपको घर में ख़रीदने के लिए? आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ने में कैपेबल हैं तो खुद से लेके पढ़िए। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग खुद से घर में मेहनत करिए। इधर उधर भटकने से फ़ायदा नहीं है। कोई भी टीचर यूट्यूब में आपको पूरी तरह से दिमाग में नहीं बिठा सकता जब तक आप घर में मेहनत नहीं करिएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर बुक या लेने में सक्षम है तो बुक लेके घर में पढ़िए। अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका सारा क्लास चैप्टर वाइज अभी तक कुछ सब्जेक्ट का करवाया हूँ, और आगे भी सारा सब्जेक्ट इसी बुक से मैं करवा दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप लोग पढ़िए और टीआरई 4 में एक सीट को कंफर्म करिए, क्योंकि टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, टीआरई 4 गारंटी के साथ आने वाला है, और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन टीआरई 4 का मिलेगा। तो तैयारी पहले से रहेगा तभी तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करिएगा। ऐसा तो नहीं ना कि एग्ज़ाम आ गया उसके बाद आप क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इधर उधर से अगबकाने लगे, इधर से पढ़ रहे हैं उधर से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए और अब प्रश्न देखते हैं आगे।
प्रश्न है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों में? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यह प्रश्न जो है ये फिजिक्स का प्रश्न है। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें से यह प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में भी यह पूरा डिटेल में दिया हुआ है। फुल्ली एनसीईआरटी जो बुक आती है उसमें ये प्रश्न काफ़ी डिटेल के साथ टॉपिक में दिया हुआ है। तो आप लोग अगर वो एनसीईआरटी फुल्ली नहीं पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी आधारित जो मैं वो बुक आपको बता रहा हूँ अभी, वो बुक तो आप जरूर लेके पढ़ सकते हैं। यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं, यही बुक था फ्रेंड। इसी बुक से ये प्रश्न भी पूछा गया। ये टीआरई 3 का री एग्ज़ाम का ये प्रश्न है। जो कोई भी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए होंगे प्राइमरी वाला, उनको पता होगा यह प्रश्न पूछा गया था। जिस किसी को भी याद होगा तो, अगर जिसको याद नहीं भी है वो फिलहाल प्रश्न पेपर आपके पास होगा, आप लोग देख सकते हैं और मिला लीजिएगा। प्राइमरी में ये प्रश्न पूछा गया था। मैं ये आप ही लोगों का जो प्रश्न आया था बीपीएससी में उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से ट्रस्ट हो जाए हमारी बात पर। उसके बाद आप लोग क्लास जो पढ़ते हैं, पढ़ने का आपका नज़रिया चेंज हो जाए और आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। जो इम्पॉर्टेंट हो वही बुक पढ़िए। और आपको हमसे कोई भी तरह का हेल्प चाहिए कि हाँ सर आप हमें ये क्लास भी करा दीजिए, मैं ये बुक से पढ़ के खुद से नहीं समझ सकता, आप ये बुक हमें डिटेल के साथ समझा दीजिए, तो मैं आपको वो भी क्लास करवा दूंगा और करवा भी रहा हूँ अभी तक चैनल पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई तरह का टेंशन लेने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगड़ा। ये भी प्राइमरी में पूछा गया प्रश्न है। तो यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है ये कौन सा सब्जेक्ट का? ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। आप लोग अगर राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यह प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं हुआ होगा एग्ज़ाम में। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट यह प्रश्न को गलती मार के आ गए थे। मैंने बाद में बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा था, जिसमें से बहुत लोग इसमें बी ऑप्शन दे दिए थे उधम सिंह, जो कि उधम सिंह नहीं होगा। इसका आंसर जो ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा होगा। चलिए दिखाते हैं, यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया था। देखिए, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? तो यह मदन लाल ढींगरा था। देख सकते हैं, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल स्टूडेंट प्रूफ मांगते हैं। उनको लगता है कि कोई भी यूट्यूब पर अगर आके आपको पढ़ा रहा है, अगर आपको बता रहा है, तो आपको गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपका भी सोचना अपने जगह पे सही है, बट मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल ये सटीक और ऑथेंटिक है। इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। जो कि बीपीएससी में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था उसका स्क्रीनशॉट, और जिस बुक से प्रश्न पूछा गया था वह बुक का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बता दिया। ये देख सकते हैं, यही बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 75 से लेके 80% तक आप प्रश्न बना सकते हैं एग्ज़ाम में। आप किसी भी क्लास का अगर तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं धीरे धीरे सभी क्लास के लिए आप लोगों को बता दूंगा कि इसी बुक से सारा प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया था। देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। देख सकते हैं, सॉलिड पूछा गया फ्रेंड्स।
अगर ये बुक अगर आप लोग से में से किसी ने भी पढ़ा होगा, उनका 100% सिलेक्शन हुआ होगा। मैं तो यही जानता हूँ। बहुत सारे पब्लिकेशन बुक है, बट ये बुक आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बुक का प्रिंटिंग और पेज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और आपको पढ़ने में भी ये अट्रैक्शन मिलेगा इस बुक से। बहुत सारे बुक्स का पेजेस उतना अच्छा नहीं है, बट ये बुक आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और इसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है, देखिए ये जो बॉक्स है, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है ये बुक बॉक्स में अंडरलाइन कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट जब यह बुक पढ़े तो उनको सबसे पहले जो अंडरलाइन किया उसमें उनका सबसे पहले ध्यान जाए। देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा गया था DRE 3 में। एक बार और आप लोग प्रश्न देख लीजिए। ये बंगाल विभाजन के को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, यानी रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। देखिए ये प्रश्न है इसी बुक का। तो आप लोग आज ही अगर कोई सक्षम है बुक लेने के लिए, तो आज ही आप लोग यह बुक को खरीद लीजिए और घर में पढ़िए। और उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है, आप हमें बोलिए, हम इसको सारा टॉपिक वाइज इसी बुक का चैप्टर वाइज आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और अभी तक मैंने बहुत सारा सब्जेक्ट इसी बुक का कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर विजिट करिए, चैनल पर सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट बुक्स खरीदने में सक्षम हो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है कि पुअर फैमिलीज होंगे कि सर आप बहुत सारे बुक्स बोलते हैं खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप नहीं ले पाते हैं बुक, तो कम से कम ये बुक तो आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। और भी मैंने जो अभी तक बुक्स आप लोगों को बोला है लेने के लिए, वो बुक्स मैं इसलिए लेने के लिए बोला हूँ, वो 9th 10th 11th 12th जिसको थोड़ा ज़्यादा हैवी में पढ़ना हो, जो डिटेल में पढ़ना हो, तो उनके लिए वो बुक है। यह बुक कम से कम आप लोगों के पास होना ही चाहिए। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी से लेकर 11th 12th तक, यह बुक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बुक में NCERT आधारित वन लाइनर बनाया गया ये बुक है और इम्पॉर्टेंट सब प्रश्न को इस बुक में डाला गया है। तो ताकि एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट अगर इसको अच्छे से रिवीजन कर ले, 2 से 3 बार पढ़ ले एक बुक को, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। स्टूडेंट लोग का भ्रांति मन में हो गया कि बहुत सारा बुक पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में जाके सारा भूल जाता है, पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ही सारा छूट गया। तो एक ही बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है ये भी, चलते हैं। यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया है। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देख लिए प्रूफ के साथ। ये भी प्रश्न, ये जो प्रश्न है इसी बुक से पूछा गया था। आगे देखते हैं। और निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोयला नहीं होगा, नाभिकीय पेट्रोलियम ये नहीं होगा। नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का उपयोग करने का दोबारा उसको हम लोग उपयोग में ला सके। कोयला जलने का दोबारा कोयला नहीं बन सकता, नाभिकीय ईंधन ये भी नहीं, पेट्रोलियम जलने को वापस पेट्रोल नहीं बन सकता। इसका सही आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया था। चलिए दिखाते हैं आपको। ज्योग्राफी का जब आप क्लास यानी चैप्टर पढ़िएगा इस बुक का, तो पहला ही पेज ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का ऊर्जा नाम से एक चैप्टर है इस बुक का। उसमें आप पहला ही पेज में देखिएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय को अच्छे से समझाया गया है। नवीकरणीय में आप लोग देख सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे के उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। देख लिए इसमें यही सब कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जितने भी ऑप्शन है ये अनवीकरणीय है, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया। देखते हैं। देखिए विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? ये टंगस्टन से होता है।
आगे प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में। इसको शांत घाटी को साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया है। देखिए, शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में है। देख सकते हैं यहाँ केरल है। इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, यह बुक आप लोग अवश्य खरीद लीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा इस बुक से। इधर उधर फालतू बुक जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको आज ही बंद करिए और यह बुक खरीद के पढ़िए। अगर नहीं बुक ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास करवा रहा हूँ। अभी तक बहुत सारा क्लास मैंने करवा भी दिया है, आप चैनल पर विजिट करके क्लास कर सकते हैं। आगे भी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं सारा मैं इसी बुक से आप लोगों का चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रश्न है, देखिए, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगता है। यह प्रश्न भी TRE 3 में पूछा गया था। तो देखते हैं यह प्रश्न इस बुक से पूछा गया है या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ के साथ में। देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश का सही आंसर हो जाएगा। आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में पहला ही फ्रंट पेज में आपको ये जब चैप्टर निकालिएगा देश एवं उनकी सीमाएं, तो आपको पहला ही पेज में इसका आंसर मिल जाएगा, बांग्लादेश। फ्रेंड्स, इस बुक का सबसे खासियत मुझे ये लगा कि ये जो बुक, जिसका भी डॉक्टर महेश वर्णवाल, जो कि झारखंड में IPS ऑफिसर है, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इनमें सबसे बेस्ट मुझे यही लगा कि ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है प्रश्न, उनको ये अंडरलाइन कर देते हैं और अभी तक ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है वही सब प्रश्न को इस बुक में डाला गया है। और बार बार मैं देखता हूँ काफ़ी एग्ज़ाम में इसी बुक से ज़्यादातर प्रश्न को लिया गया है, जो ट्रेंड में रहता है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है जो ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है, ट्रेंडिंग में, वही सब प्रश्न इस बुक में दिया गया है। तो आप लोग यह बुक से अवश्य तैयारी करें। TRE 4 आप लोग का 100% एग्जाम निकल जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो यह हो जाएगा 5.5 घंटे आगे रहता है। देखते हैं, यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया है। देखिए, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। देख लिए, प्रूफ के साथ इसी बुक से पूछा गया प्रश्न है, सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो। यह बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग अवश्य ले लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे और देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड इरविन था। तो यह प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा कि यह प्रश्न भी इस बुक से पूछा गया है या नहीं। तो हाँ फ्रेंड्स, इसी बुक से यह प्रश्न भी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो गांधी इरविन थे, इरविन ही गोलमेज सम्मेलन के गवर्नर जनरल थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण क्या होता है? तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून होता है इसका सही आंसर। तो चलिए दिखाते हैं, यह प्रश्न भी इसी बुक से है। देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो यह है तमिलनाडु। देख लिए, ये भी मैं आपको दिखा दिया प्रूफ के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं। और
आगे प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ तो कब हुआ था? 1945 में। चलिए आगे देखते हैं, इसी में यह प्रश्न इस बुक से पूछा गया है या नहीं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जब ये बुक आप निकालेंगे तो एक चैप्टर है आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। यही चैप्टर में यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945, देख सकते हैं 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। देख लिए, ये प्रश्न भी आपको इसी बुक में मिल गया। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन, इसका सही आंसर होगा। और यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न है, देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यह मीथेन है। देख लिए, मैं आपको सारा प्रश्न प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं ताकि आपको यह बुक खरीदने में भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। बस मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो सक्षम है वो यह बुक लेके पढ़ सकते हैं अपने घर पर और खुद से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यह बुक लेने में, मैं बार बार कहता हूँ, अगर यह बुक आप लेने में सक्षम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बुक का पूरा चैप्टर वाइज क्लास आप लोगों को करवा भी रहा हूँ और आगे भी सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। और देखिए, यह प्रश्न काफ़ी विवाद में रहा था फ्रेंड्स, और काफ़ी स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत भी करके आए थे, क्योंकि स्टूडेंट को लग रहा था ये प्रश्न हमारे लिए यूनिक है, इससे पहले हमने ये प्रश्न को नहीं पढ़ा है। तो प्रश्न है, देखते हैं, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी होती है तो अपसौर हो जाएगा, और अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो आपको उपसौर बताना है। तो इसमें हमको अपसौर इसका सही आंसर हो जाएगा, अपसौर में। तो देखते हैं यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया है या नहीं, देखते हैं। देखिए, पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होती है। दूसरा है, पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। देख लीजिए, ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TRE 3 में आपसे अपसौर के बारे में पूछा गया था। हो सकता है इस बार आपको TRE 4 में उपसौर से रिलेटेड पूछा जाए कि आपको बताना पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी, जो नज़दीक में हो, तब इसे उपसौर कहते हैं। और अपसौर, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया है TRE 3 में, ये हो जाएगा अधिकतम दूरी। तो दोनों आपको याद रहेगा फ्रेंड्स। मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं प्रश्न। तो फ्रेंड्स चलिए, आगे प्रश्न हमारा सारा कंप्लीट हो गया। यही बुक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं आपको बुक्स का स्क्रीनशॉट भी